हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे 2023 का पॉलिटी एमसीक्यू को। ठीक है, सीएपीएफ एसी में 2023 में जितना भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हर एक रेस्पेक्ट को वो कवर करेंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे कि कोई भी ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, कोई ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, हर एक रेस्पेक्ट से और पूरा हॉलिस्टिकली हम लोग कवर करने वाले हैं। पूरा कवर होगा 2010 से 2025 तक जितना भी पॉलिटी पीवाईक्यू है उसको। ऑलरेडी हम लोगों ने 2025-2024 को सॉल्व कर लिए हैं। आज पारी है 2023 का। कोई भी डाउट रहता है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पूरा पीडीएफ इनिशिएटिव अपलोड हो जाता है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर है क्या? चलो स्टार्ट करते हैं फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जिसमें से पहला क्वेश्चन जो पॉलिटी से पूछे गए हैं 2023 में वो है, एक काम करना, अगर आप लोग खुद से अगर एक बार ट्राई करना चाहो तो वीडियो को पॉज करना, फिर अपने लेवल में ट्राई करना। ठीक है, चलो 6th क्वेश्चन क्या बोलते हैं जो कि पॉलिटी का है। नेशनल इमरजेंसी के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कि अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी मेड बाय प्रेसिडेंट ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटेन्ड बाय वार और एक्सटर्नल एग्रेशन ऑन आर्म रेबेलियन। सही है क्या? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि प्रोक्लेमेशन जो होता है इमरजेंसी का वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं अगर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट हो, और मेन बात यहाँ पे है वार या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर आर्म रेबेलियन हो। अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, इंडिया के अंदर ही डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं करते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना। पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर पावर टू गिव डायरेक्शन टू स्टेट और एनी मैटर। सही है क्या? ये स्टेटमेंट भी सही है कि अगर इमरजेंसी लगता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट में रूल बना सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, फिर जो थर्ड स्टेटमेंट है कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर। सही है कि गलत है? ये ऑप्शन भी सही है। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल रखता है तब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड करते हैं, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में ऐसा कोई सस्पेंड का प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये स्टेटमेंट भी सही बोला है। फिर फोर्थ क्या बोला है? द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ एट अ टाइम ओनली इफ अप्रूव्ड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट की जोरी नहीं है, लोकसभा बस है। अगर लोकसभा से मंजूरी लेते हो तब भी यहाँ पे काम बन जाए, लेकिन यहाँ पे बोथ हाउस लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट गलत हो गया। इस हिसाब से जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है? समझ आ गया? चलो एक बार और डिटेल में पूरे को इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको कवर करते हैं। अगर यहाँ से फ्यूचर सपोज अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो एटलीस्ट सॉल्व कर पाओगे। तो नेशनल इमरजेंसी क्या होता है ना, बता चुका हूँ इसको। अगर देखो नेशनल इमरजेंसी में क्या क्या गवर्नमेंट सस्पेंड होते हैं या फिर क्या क्या गवर्नमेंट में इम्पैक्ट आता है, इफेक्ट पड़ता है। पहला है कि सस्पेंड करते हैं या फिर लिमिट करते हैं सिविल लिबर्टीज़ को, जैसे कि ट्रेवल बैन हो जाएंगे, कर्फ्यू लग जाएगा, तो थोड़ा लिबर्टी होता है ना, उसको यहाँ पे बैन कर देते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगता है। डिप्लॉय होता है मिलिट्री का इमरजेंसी पर्सनल डोमेस्टिकली डिप्लॉय होते हैं। रीडायरेक्ट पब्लिक फंड बाईपास लेजिस्लेचर अप्रूवल, बाईपास कर देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो भी लेजिस्लेचर रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा फिर प्रेसिडेंट, तो इसको यहाँ पे बाईपास कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी लगा हुआ है। जब इमरजेंसी लगा है तो कोई भी एक्ट को जल्दी से पास करना होता है। ठीक है, नाम ही है इसका इमरजेंसी। इम्पोज इकोनॉमिक एंड सैंक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। सीज प्राइवेट प्रॉपर्टी इफ़ नेसेसरी, है ना, ये एक्सट्रीम केसेस में होता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। याद रखोगे, ध्यान देना है। फिर क्या क्वालिफाई है एज अ नेशनल इमरजेंसी? ऐसा थोड़ा कि जो मन चाह रहा है या फिर ऐसा लगा प्रेसिडेंट को कि हमें नेशनल इमरजेंसी लगा देना चाहिए तो नेशनल इमरजेंसी लगा दिए। तो क्या क्या ऐसा कॉमन कॉजेस हैं? अगर डिज़ास्टर आ गया, नेचुरल डिज़ास्टर, तो नेशनल इमरजेंसी लगता है। अब देखो नेशनल इमरजेंसी का मतलब बस इतना तक सीमित नहीं है कि कोई बाहर के कंट्री इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है तो नेशनल इमरजेंसी लगा दो, ऐसा नहीं होता है। इमरजेंसी में भी इंक्लूड है, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, अर्थक्वेक, हरिकेन, पेंडेमिक, आर्म कॉन्फ्लिक्ट या फिर वार का सिचुएशन हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया ज़्यादा तौर पर। ठीक है, अगर ये सब चीज़ छोटे मोटे तौर पर हो रहा है तो वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाते हैं। इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, वाइड स्प्रेड सिविल अनरेस्ट हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किए जाते हैं। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक चीज़ और, यहाँ पे मैं जितना बता रहा हूँ पूरा डिटेल में बता रहा हूँ,
ठीक है। अगर इसको थोरोली अगर पढ़ते हो तो बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक रेस्पेक्टों को ध्यान में रख के, है ना, रिसर्च करके बना रहा हूँ। इसलिए क्या है, थोड़ा कई वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है आने में। लेट इसलिए होता है क्योंकि कंटेंट भी तो वही देना है। ऐसा थोड़ा ना 1 घंटा में पूरा कंटेंट प्रिपेयर कर दे रहे हो, जैसा पाए वैसा पढ़ा दे रहे हो, ऐसा नहीं। तो कंटेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए। चलो 7th क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे गलत बताए गए हैं। अब एक बार वीडियो को पॉज करो और बताना। देखो ए ऑप्शन क्या बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है, जो गलत है उसको बताना है। अ मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट साइन बाय एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन डिलीवर टू स्पीकर, यही स्टेटमेंट गलत है। मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कैसे गलत है खुद ही बताओगे एक बार, पहले बाकी ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। द मोशन इज इन्वेस्टिगेटेड बाई अ कमिटी ऑफ 3 जज, है ना, 3 जिसमें से 2 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जुरिसडिक्शन होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इफ द कमिटी फाइंड द जज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और दैट इज सफर फ्रॉम इनकैपेसिटी, द मोशन टुगेदर विद द रिपोर्ट ऑफ कमिटीज टेकन अप कंसिडरेशन इज हाउस वेयर द मोशन इज पेंडिंग, ये ऑप्शन भी सही है। द जज विल बी रिमूव आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव हिज ऑर्डर फॉर रिमूवल, ये भी सही है। इसका मतलब जो ये ए ऑप्शन है ये रॉन्ग है। क्यों ऑप्शन रॉन्ग है बताना। देखो इसको पढ़ते अभी थ्योरी पढ़ना है, ऐसा थोड़ा कि बताना बोल के छोड़ के चला जा रहा हूँ, नहीं, कॉन्सेप्ट समझो फिर ऑटोमेटिकली समझ आएगा। इम्पीचमेंट जो होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, जजेस हो गए, सीजेआई हो गया, इस जो हाई पोर्टफोलियो वहाँ के लिए इम्पीचमेंट लगता है। हर केस में इम्पीचमेंट नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्लियर। तो इम्पीचमेंट का मतलब समझ आ गया। अगर कोई मिसबिहेवियर कर रहे हैं या फिर इनकैपेसिटी है ना, जितना कैपेसिटी है जजेस को उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे इम्पीचमेंट ला सकते हैं, या फिर मिसबिहेवियर कर रहे हैं। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस होता है, याद रखोगे। अच्छा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ा प्रोविज़न देखोगे तो आर्टिकल 124 का 4 जो क्लॉज 4 है, डील विथ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, और कैसा रिमूवल होगा, थ्रू द इम्पीचमेंट। तो जो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 है, इसमें से रिमूवल का बात किए हैं, प्लस आर्टिकल 217 रीड विथ आर्टिकल 124 क्लॉज 4 अप्लाइज टू हाई कोर्ट जज एज वेल। तो हाई कोर्ट के जजेस जो है 217 रीड विथ 124 के रेस्पेक्ट में भी आता है, ध्यान दोगे इसको। फिर ग्राउंड क्या है, रिमूवल। रिमूवल क्यों करते हैं, अगर वही चीज़ बोले कि रिमूव ओनली ऑन द ग्राउंड, अगर मिसबिहेवियर है ना, या फिर इनकैपेसिटी, तो 2 ग्राउंड यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से एक मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है। नोट करना, प्रोवन मिसबिहेवियर मस्ट बी सपोर्टेड बाय सॉलिड एविडेंस, नॉट जस्ट डिसएग्रीमेंट विद जुडिशियल डिसीजन। ये भी याद रखना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठे हैं, 5 जज अगर बैठ रहे हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोल रहे हैं, अगर कोई जज क्या है डायरेक्टली अगेंस्ट हो गए, तो ऐसा नहीं है कि ये जो है मिसबिहेवियर कर रहे हैं या फिर अपना जो क्षमता है उसको ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है ना, अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो इसमें हम लोग इम्पीचमेंट ला दें, ऐसा नहीं होगा। प्रोवन मिसबिहेवियर का मतलब ये नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान देना। प्लस प्रोसीजर क्या होता है इम्पीचमेंट, तो इसके लिए देखो यहाँ से समझ आ जाएगा क्वेश्चन। इनिशिएट इन इंक्वायरिंग कमिटी पार्लियामेंट्री अप्रूवल फाइनल अथॉरिटी, जो पार्लियामेंट करने वाले हो तो फाइनल अथॉरिटी होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इम्पीचमेंट ला रहे हो तो जस्ट कोई एमएलए या फिर कोई जजेस बोला कि इम्पीचमेंट ला दो, ऐसा नहीं है। इम्पीचमेंट लाने के लिए 100 जो हैं 100 लोग लोकसभा का यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, प्लस राज्यसभा का मेंबर का 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए, प्लस यहाँ पे जो 3 मेंबर हैं, एससी का जज, हाई कोर्ट का सीजे और जुरिस्डिक्स, बोथ हाउस मेजोरिटी प्लस, है ना, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। यहाँ पे याद रखना, समझ आ रहा है। अगर उसको इनिशिएट कर रहे हो इम्पीचमेंट में तो 100 जो लोकसभा मेंबर्स हैं उसका अप्रूवल चाहिए और 50 राज्यसभा मेंबर का अप्रूवल चाहिए, क्लियर, इनिशिएशन करने में। फिर इंक्वायरी कमेटी को देखोगे तो इसमें 3 मेंबर होगा इंक्वायरी करने के लिए कि क्या ये मिसबिहेवियर हुए हैं या फिर इनकैपेसिटी में ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इंक्वायरी कमेटी देखोगे तो 3 मेंबर होगा, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट का जज होने वाले हैं, हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट का सीजे होगा और जुरिस्डिक्स, जितना भी जुरिस्डिक्स आता है उसके रेस्पेक्ट में। फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल होगा, बोथ हाउस को यहाँ पे पास करना पड़ेगा, प्लस स्पेशल मेजोरिटी से जो 2/3% जो प्रेजेंट होता है उस मेजोरिटी से यहाँ पे वोटिंग होगा। प्लस जो फाइनल अथॉरिटी होगा रिमूव करने का वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्लियर, इतना समझ आ गया,
ठीक है, अब ऑप्शन में आओ। देखो अब पहला ऑप्शन, अ मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट साइन बाय एटलीस्ट 100 मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोला गया है। अभी क्या पढ़े हो, देखो हम लोग पढ़े हैं कि 100 मेंबर होना चाहिए लोकसभा का और 50 मेंबर होना चाहिए राज्यसभा का। तो यहाँ पे तो जस्ट दोनों का मिला के 100% बोल दिए, 100 मेंबर बोल दिए। तो इस रेस्पेक्ट से ऑप्शन गलत हुआ है और गलत ही को पूछा गया है। समझ आ गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है 49, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज इस्टाब्लिश अंडर स्टेटस ऑफ, कौन से स्टेटस से या फिर कौन से एक्ट के थ्रू इसे इस्टाब्लिश किए गए हैं, बताओ तो। इसे इस्टाब्लिश किए गए हैं द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, इसके थ्रू जो है NHRC जो है, जिसे हम लोग थिंक टैंक बोलते हैं, नहीं थिंक टैंक तो नीति आयोग को बोलते हैं, जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितना भी कंसर्न है उसको एड्रेस करते हैं। कौन, NHRC। जैसे कि सेंट्रल में NHRC है, सेम स्टेट में HSRC होता है, ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। क्या है ये NHRC, ये एक स्टेटरी बॉडी है। स्टेटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि कोई भी NHRC जैसे इस्टाब्लिश किए गए हैं तो उसको एक एक्ट के थ्रू इस्टाब्लिश किए हैं। कौन से एक्ट के थ्रू, यहाँ पे लिखा हुआ वही चीज़ यहाँ पे भी है, देखो इसको इस्टाब्लिश किए गए हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट में इसको रूल्स को पास किए हुए हैं तब जाके एक्ट बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटरी एक्ट। अगर कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। इस्टाब्लिश फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट, जितना भी ह्यूमन राइट कंसर्न है उसी को। देखो यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट छूट जाते हैं तो ऐसा नहीं बोलना कि पॉइंट छूट गया, यहाँ पे हर चीज़ क्लियरली लिखा हुआ है। जो चीज़ समझाने लायक होता है उसको समझा रहा हूँ, बाकी स्लाइड यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो एक बार रीड करोगे, ठीक है। ये एक चीज़ याद रखना, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से प्रोविज़न नहीं है। देखो ना, खुद 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किए गए, लेकिन इसको तो 1993 में लाए हैं, किसके थ्रू, एक्ट के थ्रू, जिसे हम लोग स्टेटरी बॉडी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन एज अ वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट, जो बताया हो कि जो ह्यूमन राइट का कंसर्न जितना भी होता है सब इसी डील करते हैं। अपॉइंटमेंट प्रोसेस देखोगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करते हैं और 6 मेंबर के यहाँ पे कमिटी होते हैं जो रेकमेंड करते हैं कि इसको चेयरमैन बनाना चाहिए, नीति आयोग बोलता हूँ, NHRC का चेयरमैन बनाना चाहिए। तो कौन कौन मेंबर होते हैं इसमें NHRC में, ये देखो, प्राइम मिनिस्टर जो चेयर करते हैं इसको, फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये मेंबर होते हैं, बाकी सब मेंबर हैं। होम मिनिस्टर हो गया, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा का, प्लस डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर है, समझ आ गया इतना। इसका टेनर देखोगे NHRC का 3 साल का रहते हैं और 70 साल तक ये पोस्ट में रहते हैं, और अगर लगता है कि हमें रिटायर होना है तो रिटायरिंग ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी याद रखना कि ये री एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए, है ना, एलिजिबल है री अपॉइंटमेंट के लिए। रिमूवल कैसे कर सकते हैं इसको, प्रेसिडेंट रिमूव करने वाले हैं, और अगर मिसबिहेवियर हो रहा है या फिर इनकैपेसिटी में हो रहा है तो इस रेस्पेक्ट में इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे इंक्वायरी बैठने वाले हैं कि क्या ये इनकैपेसिटी किया है या फिर इसका बिहेवियर जो है मिसबिहेवियर के रूप में प्रूव हुआ है, तो इस रेस्पेक्ट में ये होने वाले हैं। क्लियर, समझ आ गया। NHRC है ना, PYQ के थ्रू तो पूरा पॉलिटी ही खत्म हो जाएगा, देख लेना। अगर 25 से 10 तक पॉलिटी का पूरा PYQ करते हो, कंटेंट ही ऐसे बनाए गए हैं कि पढ़ोगे तो फिर एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो फिर बना ही लोगे, ठीक है। अच्छा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डील विथ हेबियस कॉर्पस, कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट हैं वो जो है हेबियस कॉर्पस जो है रिट्स हैं, है ना, उससे डील करते हैं, ये बताना है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर है ना, उस VS शिवकांत शुक्ला जो 1976 का जो केस है इससे डील करता है हेबियस कॉर्पस। क्या है पूरा हेबियस कॉर्पस, सर्चियोरारी, प्रोहिबिशन। देखो रिट्स हैं, रिट्स क्या होता है कि अगर फंडामेंटल राइट वायोलेशन होता है तो उसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी केसेस में क्या होता है कि पहले जो लोअर कोर्ट होता है उसमें जाओगे, लोअर कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, अगर वहाँ पे संतुष्ट नहीं हो तो हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ये बोलते हैं। लेकिन रिट के थ्रू जो फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है उसके लिए रिट इशू करते हैं, तो रिट के थ्रू हमें ये अधिकार है कि डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। समझ आ गया रिट।
तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओगे जो अंडर आर्टिकल 32 डिस्कस करते हैं, और अगर डायरेक्टली हाई कोर्ट जाते हो तो 226 आर्टिकल है ये जो है डील करता है। तो रिट समझ आ गया, जो फंडामेंटल राइट वायोलेशन होता है तो उसके लिए हम लोग रिट इशू करते हैं। ठीक है, ये पर्पस यहाँ पे लिखा हुआ है, टू एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं, पढ़ भी चुके हैं, वो क्या है, एक इंडिविजुअल ही राइट तो है, कलेक्टिव थोड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो भी मैं बताया हूँ, 32 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट जाते हैं। अब एक एक करके पूरा रिट्स को हम लोग कवर करते हैं। एक होता है हबियस कॉर्पस, इसका मतलब जो होता है मीनिंग, ये मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ चुके हैं, याद रखोगे। तो हबियस कॉर्पस जो है इसका मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी। पर्पस इसका यही है कि टू रिलीज अ पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन, अगर किसी पर्सन को आर्बिट्रेरी तरीके से या फिर इलीगल तरीके से अगर डिटेन कर लिए हो, अरेस्ट कर लिए हो, जेल में डाल दिए हो, तो उसके लिए हम लोग हबियस कॉर्पस यूज़ करते हैं। क्लियर है। फिर मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, मतलब टू डायरेक्ट अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी। सपोज अगर कोई भी ड्यूटी कर रहे हैं, अगर वो अच्छे तरीके से अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी करने में इनकैपेसिटी हो रहे हैं, जो कैपेसिटी होना चाहिए उस कैपेसिटी से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग मैंडमस इशू करते हैं कि बोलते हैं कि इसमें कमांड करो, ये अपना ड्यूटी ठीक तरीके से निभा नहीं रहे हैं। क्लियर, मैंडमस समझ आ गया। फिर अगला आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, स्टॉप अ लोअर कोर्ट ट्राइब्यूनल फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट्स पावर। क्या होता है कि सपोज जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर है कि 10 लाख तक ये जुर्माना लगा सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया कि 12 लाख का जुर्माना लगा दिया, मतलब अपना जुरिस्डिक्शन से आगे चले गए। तो जब जुरिस्डिक्शन से आगे चले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे कि ये जो केसेस हैं इसे हमारे पास रिफ़र करो, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं, आपके जो जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर है, इसलिए हमें रिफ़र करो। तो इस केस में हम लोग प्रोहिबिशन यूज़ करते हैं। समझ आ गया। बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा ब्रीफ के साथ समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सर्चियोरारी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। कैसे याद रखोगे, सर्टिफाइड नाम है देखो सी से, सर्चियोरारी मतलब सर्टिफाइड। तो क्वासेस एन इलीगल ऑर्डर, तो जो इसका मतलब होता है सर्चियोरारी का कि टू क्वासेस एन इलीगल ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल। ठीक है, अगर इलीगल ऑर्डर पास कर दिए गए हैं, है ना, कोर्ट ने या फिर ट्राइब्यूनल हो गया, कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर इन्होंने इलीगल ऑर्डर पास कर दिए तो हम लोग डायरेक्टली किसके थ्रू, सर्चियोरारी सर्टिफाइड के थ्रू हम लोग हायर कोर्ट जा सकते हैं। फिर अगला है क्यू वारंटो का। क्यू वारंटो का मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी। बाई व्हाट अथॉरिटी खुद ही क्वेश्चन कर रहा है, मतलब कि कोई भी पब्लिक ऑफिसेस हैं, है ना, कोई भी पब्लिक ऑफिसेस हैं, उसमें जो पब्लिक बैठे हुए हैं या फिर जो इंडिविजुअल उस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअली कैपेसिटी में है, कैपेबल है कि उस पोस्ट को हैंडल कर सके। तो क्वेश्चन अ पर्सन्स राइट टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। क्लियर है। तो इसको हम लोग रिट इशू करते हैं, वो है क्यू वारंटो का। समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो अब 98 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। तो 98 क्वेश्चन का एक बार वीडियो पॉज करो और ये जस्ट अभी जो पढ़े हैं पूरा रिट्स का, हाई कोर्ट का रिट्स उसी के बेस में है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। कौन सा यहाँ पे गलत है ये बताना है बस। इट कैन इशू रिट ऑफ हबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यू वारंटो, सर्चियोरारी, प्रोहिबिशन। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी वही तो पढ़े हैं पूरा। ये जो पढ़े हैं पांचों जो रिट्स हैं ये हाई कोर्ट भी इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट भी इशू करता है, ध्यान दोगे। फिर बी ऑप्शन, रिट्स कैन बी इशू टू इन्फोर्स एनी फंडामेंटल राइट। अच्छा यहाँ पे देखो राइट्स लिखा हुआ है, कन्फर बाई पार्ट 3। अब देखो पार्ट 3 में क्या आता है, फंडामेंटल राइट ही तो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को कैसे थोड़ा ट्रिकी बना दिए हैं। कन्फर बाई पार्ट 3 एंड फॉर एनी अदर पर्पस। बताओ ये ऑप्शन भी सही है। क्लियर है। देखो सुप्रीम कोर्ट का अगर पावर देखोगे रिच जुरिस्डिक्शन जो है उसके रेस्पेक्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट केवल अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तभी ये क्या करते हैं, रिट इशू करते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट है ये जो है अगर और दूसरा भी अगर राइट अगर वायलेशन होता है तो उस रेस्पेक्ट में भी यहाँ पे इशू कर देते हैं। ये जो है ब्रॉड होता है हाई कोर्ट का पावर एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन को देखोगे तो। थर्ड जो स्टेटमेंट है, दिस पावर कैन डेरोगेट द पावर कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 322 जो क्लॉज 2 है। बताओ इस सही है क्या, यही स्टेटमेंट गलत है। कैसे, इसका जो पावर है ये 226 के अंदर आता है। पहली बात, दिस पावर कैन डेरोगेट द पावर
सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है उसको कैसे हाई कोर्ट डेरोगेट करने वाले हैं, खुद ही सोचो। देखो सुप्रीम कोर्ट अपर कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है वो नीचे का कोर्ट आता है, तो हाई कोर्ट कैसे उसको पावर को डेरोगेट करते हैं, नहीं करते। जो डी ऑप्शन क्या बोलता है फिर, रेट कैन बी इशू टू एनी अथॉरिटी अंडर इट्स जुरिडिक्शन, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से जो गलत हुआ है यही सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपने को नॉट करेक्ट पूछा गया है। क्लियर, समझ आ गया कौन गलत है कौन सही है तो क्यों सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये ऑप्शन है ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया हुआ है, चलो बताओ जल्दी। तो पहला देखो, लेजिस्लेशन ऑन क्रिमिनल लॉ बियरिंग एक्सेप्शन इज अ सब्जेक्ट अंडर कंकरेंट लिस्ट, जितना भी लिस्ट है जो 7 शेड्यूल में आता है, 3 लिस्ट है, 3 लिस्टों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 7 शेड्यूल में पूरा डिस्कस होता है। तो जो करेंट लिस्ट है उसमें से क्रिमिनल लॉ ये रिलेट करता है। क्रिमिनल जो कंकरेंट लिस्ट है इसका मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होता है कि इस लिस्ट के ऊपर जो लिस्ट दिया रहता है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। बी ऑप्शन क्या है, बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी आर सब्जेक्ट अंडर कंकरेंट लिस्ट, ये भी सही है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, ये गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बात किए हैं, इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट का बात किए मतलब 2 स्टेट का बात कर रहे हैं, अब 2 स्टेट का अगर ये करेंगे कंक्लूजन लाओगे उसको मीडिएटर करोगे तो वही स्टेट थोड़ा मीडिएटर करने वाले हैं, कोई बाहर का आना चाहिए मीडिएटर करने के लिए। मतलब ये सेंट्रल लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में नहीं आता। ये लिस्ट अगर ये करेंगे अपने फेवर में चले जाएंगे, अगर ये लिस्ट अगर है ना, अगर दूसरा स्टेट अगर क्या कर रहे हैं, दूसरा लिस्ट अगर इसको मीडिएटर कर रहे हैं तो अपने फेवर लेंगे। तो अगर कोई थर्ड पर्सन आता है तो इसको अच्छे तरीके से मीडिएटर कर लेंगे, और वो थर्ड पर्सन कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर बैंकिंग इज एक्सक्लूसिवली अंडर द यूनियन लिस्ट, ये ऑप्शन भी सही है। तो इस रेस्पेक्ट से गलत पूछा गया है, कौन नॉट करेक्ट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्लियर है, समझ आ गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल देखोगे तो यहाँ पे 3 लिस्ट जो है क्लियरली डिफाइन किए गए हैं, क्योंकि इंडिया जो फॉलो करता है ये फेडरल स्ट्रक्चर का फॉलो करता है, फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, और दोनों के बीच पावर का डिवीजन होगा। क्लियर है। और ये आर्टिकल भी यहाँ पे डिस्कस करता है, वो है 246, जो कि 3 लिस्ट यहाँ पे डिवाइड करते हैं। कौन कौन से वो लिस्ट हैं, पहला यूनियन लिस्ट जिसे हम लोग लिस्ट 1 बोलते हैं, स्टेट लिस्ट जिसे हम लोग लिस्ट 2 बोलते हैं, और कंकरेंट लिस्ट जिसे हम लोग 3rd लिस्ट बोलते हैं। अब इसमें से ये देखो कि जो यूनियन लिस्ट है ये केवल और केवल ओनली जो है पार्लियामेंट इसमें रूल्स बना सकते हैं, और स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर रूल्स बनाते हैं, और जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें से पार्लियामेंट भी रूल्स बना सकते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर भी रूल बना सकते हैं। दोनों यहाँ पे रूल्स बना सकते हैं, किसमें, कंकरेंट लिस्ट में। और क्वेश्चन पूछे गए हैं किस रेस्पेक्ट से, कंकरेंट लिस्ट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ आया, ये वाला ना ऑप्शन तो इसका सी है। तो देखो आगे पढ़ो फिर। अच्छा, ये जो फैक्ट्स यहाँ पे रखा हुआ है एक बार थोड़ा कंसीडर करना, ऐसा रखना थोड़ा याद हो जाए। जैसे कि यूनियन लिस्ट है उसमें से ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किए गए, बनाए गए, तो 97 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए थे कि ये 97 सब्जेक्ट हैं, इसमें केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट ही फॉर्म करेंगे, रूल्स से रेगुलेशन बनाएंगे। स्टेट लेजिस्लेचर में 6 लिस्ट हैं जिसमें से स्टेट ही केवल रूल बनाएंगे, और कंकरेंट में केवल 47 है जिसमें से यही रूल बनाएंगे। कंकरेंट मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पे रूल बनाएंगे। अब इसमें कौन कौन से ऐसा है एग्जाम्पल थोड़ा देख लो। यूनियन लिस्ट में डिफेंस का हो गया जो कि केवल और केवल सेंट्रल बनाएंगे, फॉरेन अफेयर्स हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया जो कि यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। स्टेट लिस्ट में क्या आएगा, पुलिस आएगा, पब्लिक हेल्थ आ जाने वाले हैं, एग्रीकल्चर आ जाएगा, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आएंगे। कंकरेंट में जिसमें एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, ये सब कंकरेंट लिस्ट में आएंगे। क्लियर है, इतना समझ आ गया क्या, ठीक है, लिस्ट पूरा समझ आ गया। पूछे गए थे यूनियन लिस्ट, लेकिन थोड़ा आसपास का भी कवर करेंगे, क्योंकि जस्ट मैं यूनियन लिस्ट बता देता तो ये बाकी लिस्ट छूट जाते हैं। तो जब लिंकिंग है तो हम लोग लिंक करके ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो 100 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पॉलिटी का क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं, है ना, जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब 2023 का ही PYQ है। एक बार इसको पूछे गए हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का, ये क्वेश्चन को अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं।
अब ये शायद 2024 का भी, ये 24 में भी आया था इस क्वेश्चन। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सबसे पहले याद रखना है कि यूपीएससी ने इसको ड्रॉप किए हुए हैं, ठीक है, ड्रॉप किए हुए हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है इसको कवर करते हैं कि क्या है ये। देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जिसे इनेक्ट किए गए हैं, 2005 में इनेक्ट किए गए थे, जिससे प्रमोट कर सके सिटीजन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। अब ये चीज़ जो है मैं प्रीवियस जब 2024 का मैं क्वेश्चन कराया रहा था, तो इसमें से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट उस क्वेश्चन में है, तो अगर उसको देखे हो तो फिर यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हल्का से क्या है थोड़ा ब्रीफली इसको बता देता हूँ। इसे इनेक्ट किए गए हैं 12 अक्टूबर 2005 में। ऑब्जेक्टिव यही था कि सिटीज़न जो हैं एक्सेस कर सके गवर्नमेंट डाटा को, ठीक है, गवर्नमेंट कहाँ पे कितना फंडिंग कर रहे हैं, क्या क्या प्रोविज़न लाए, हर चीज़ का पब्लिक के पास एक्सेस हो जाए। तो पब्लिक के पास एक्सेस हो जाएगा, डाटा हो जाएंगे, तो इसको अकाउंटेबिलिटी ठहरा सकेंगे। अगर करप्शन हो रहा है तो उसको भी पब्लिक पता लगा लेंगे, क्योंकि डाटा उसके पास हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना। ऑल पब्लिक अथॉरिटी, सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, जो पब्लिक से रिलेटेड हो, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, उसके लिए ये अप्लाई होगा। नॉट एप्लीकेबल अगर बात करोगे तो इंटेलिजेंस हो गया, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अगर देखो कोई सिक्योरिटी कंसर्न है, अगर उसका डाटा मांगोगे तो वहाँ पे नहीं देने वाले हैं, ठीक है। उसको लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि इस लिस्ट में या फिर ये जो सब्जेक्ट है इसके रेस्पेक्ट में हमें, चाहे सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के रेस्पेक्ट में ले लो, या फिर कोई डाटा हो जो कि नेशनल इंटीग्रिटी को ख़राब कर सकता है, तो उसको यहाँ पे डाटा को प्रोवाइड नहीं करते गवर्नमेंट, ठीक है। अब कुछ भी मांग रहे हैं तो कुछ भी डाटा दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कि आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए, सब क्लॉज ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो बात करते हैं, ये तो पता ही है। फिर जो की टर्म्स यहाँ पे वही है। टाइम लिमिट अगर देखोगे तो 30 डेज के अंदर इसको देना होता है, ठीक है। 48 आवर फॉर लाइफ एंड लिबर्टी केसेस है, तो उसमें से 48 आवर है, लेकिन 30 डेज के अंदर इसको देना होता है। टाइम लिमिट यहाँ पे फिक्स किए गए हैं। फर्स्ट अपील कैन बी फिल्ड विद इन 30 डेज इफ़ नॉट रिप्लाई और अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट फ्रॉम PIO। अगर लगता है कि जो भी डाटा दिए गए हैं ठीक तरीके से नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो इसके लिए ग्रीवेंसेस भी दिया हुआ है। कौन सा? PIO का, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का। क्लियर है? बाकी ये सब चीज़ तो अपने को पता है। अब कुछ कुछ जो है बॉडी है या फिर इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं जो कि इससे रिलेटेड होता है। वो है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो कि सेंट्रल में काम करते हैं, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो कि स्टेट में काम करते हैं, और इसमें होते हैं एक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो कि इसका पूरा हेड होते हैं, जो कि अगर सेंट्रल में बात करोगे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और गवर्नर जो है स्टेट लेवल में अपॉइंट करेंगे, जो कि 3 साल का होगा और 65 ईयर्स तक इसका एज रहने वाले हैं। क्लियर? पूरा हर एक चीज़, पूरा डायमेंशन को कवर कर दिया हूँ 2005 केस के रिलेटेड, जो RTI केस है। समझ है? चलो नेक्स्ट देखो 103। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो क्या होता है प्रोटेम स्पीकर। और यहाँ पे पहला पूछे गए हैं कि फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर टू बी यूनेनिमसली इलेक्टेड टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। बताओ इसका ऑप्शन कौन है यहाँ पे, ये पूछे गए। फैक्ट्स क्वेश्चन है, वो है सोमनाथ चटर्जी। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट में हम लोग ये कवर करते हैं कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे क्लियर समझ आ जाएगा कि प्रोटेम स्पीकर क्या है। जब भी कोई न्यूली लोकसभा फॉर्म होता है, जैसे कि इलेक्शन होते हैं लोकसभा का, तो लोकसभा में जितना MLA MPs यहाँ पे आ गए, ठीक है, अब डायरेक्टली आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा थोड़ा है कि उसी दिन क्या करने लग जाएंगे, जो स्पीकर है उसको इलेक्ट करने लग जाएंगे, या फिर उसी दिन स्पीकर इलेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो सपोज करो ये पहला मीटिंग आया, यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग करना स्टार्ट किए, तो फर्स्ट मीटिंग को कौन हेल्ड करने वाले हैं, कौन इसको रनिंग करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो स्पीकर भी अपॉइंट नहीं हुआ है। तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये टेम्पररी स्पीकर होता है, जब तक फर्स्ट जो न्यूली लोकसभा होता है उसको हैंडल करते हैं, और ये जब तक रहता है तब तक कि ये परमानेंट स्पीकर जो है अपॉइंट ना हो जाए। क्लियर है? समझ आ गया? तो जो प्रोटेम स्पीकर जो है वो जस्ट यही है कि कोई भी जब न्यूली लोकसभा आते हैं, लोकसभा में मेंबर्स आते हैं, है ना, तो मेंबर्स आके फर्स्ट जब मीटिंग करते हैं उसको ये प्रिसाइड करते हैं, क्योंकि उस समय अपने को परमानेंट स्पीकर नहीं होता है, और वही दिन कोई परमानेंट स्पीकर भी यहाँ पे अपॉइंट नहीं कर सकते, इलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जस्ट टेम्पररी प्रोविज़न के लिए इसको लाए जाते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो इसका अपॉइंटमेंट देखोगे तो लोकसभा जो पार्लियामेंट है उसमें जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं प्रोटेम स्पीकर को,
और स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसमें से गवर्नर अपॉइंट करते हैं, क्योंकि लोकसभा में भी प्रोटेम स्पीकर होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे भी प्रोटेम स्पीकर होते हैं। ठीक है, क्लियर। और यहाँ जो सीनियर मोस्ट होता है, हाउस का जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, यूजुअली वही प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, द अपॉइंटमेंट इज मेड बिफोर फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यू हाउस, है ना। जब इलेक्ट होके पहला यहाँ पे मीटिंग होगा तो उससे पहले इसको अपॉइंट कर लिए जाते हैं, जिससे वे प्रॉपरली इसको क्या कर सके, रनिंग कर सके स्मूथली। जो टेनर होता है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। इंड वंस द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड, क्योंकि ये तो टेम्प्ररी तौर पे बनाए गए हैं, है ना, टेम्प्ररी तरीके से बनाए गए हैं कि जब तक न्यूली या फिर परमानेंट स्पीकर जो इलेक्ट ना हो जाते तब तक ये प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं। यूजुअली जैसे कि जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर फर्स्ट सेशन बिगिन, तो इस रेस्पेक्ट में इसका जो टेनर है ये बहुत ही कम होता है। क्लियर है, समझ आ गया क्या। तो इस तरीके से जितना भी 2023 में PYQ क्वेश्चन थे पूछे गए थे उसको हम लोग पूरा डिटेल में सॉल्व किए हैं। अगर इसको थ्योरली अगर कर रहे हो तो कोई भी बुक्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।